आज की इस गहरी चर्चा में हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। कल्पना कीजिए कि कहीं से एक बहुत ही पुरानी और रहस्यमयी चाबी मिलती है। अच्छा। हाँ, और ये बिल्कुल स्पष्ट है कि ये चाबी किसी बेहद महत्वपूर्ण ताले की है। ये भी पता चला। ये भी पता चला मुझको, लेकिन समस्या ये है कि दुनिया में तो करोड़ों अरबों ताले मौजूद हैं, है ना? बिल्कुल। इतने तालों में एक चाबी आजमाना, वही तो। क्या हर एक ताले में वो चाबी लगाकर देखना इंसानी रूप से संभव है? बिल्कुल नहीं। मतलब जीव विज्ञान और जेनेटिक्स की दुनिया में शोधकर्ताओं को हर दिन ठीक ऐसी ही स्थिति का सामना करना पड़ता है। एकदम सही बात है। उनके पास अक्सर एक अनजान डीएनए या प्रोटीन का अनुक्रम होता है जिसे सीक्वेंस कहते हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता होता कि वो किस जीव का हिस्सा है या उसका काम क्या है। और यहीं पर विज्ञान का सबसे बेहतरीन उपकरण काम आता है। हाँ, इस उलझन को सुलझाने के लिए विज्ञान जगत के पास जो सबसे क्रांतिकारी टूल है उसे ब्लास्ट कहा जाता है, मतलब बेसिक लोकल अलाइनमेंट सर्च टूल। बिल्कुल सही। तो आज हम इसी ब्लास्ट के बारे में बात करेंगे। इस गहरी चर्चा को तैयार करने के लिए हमने कई बेहतरीन स्रोत खंगाले हैं, जैसे कि साइंस बडी, शोमूज बायोलॉजी, एमजन बायोटेक एक्सपीरियंस और संकेत बापट के शानदार ट्यूटोरियल्स। हाँ, और इसके साथ ही एक बहुत ही विस्तृत लेख भी है जो इस तकनीक के इतिहास और महत्व को समझाता है। सही कहा। तो हमारा उद्देश्य ये है कि किसी भी विषय को सीखने की इच्छा रखने वालों के लिए इस जटिल बायोइन्फॉर्मेटिक्स टूल को एक दिलचस्प कहानी में बदला जाए। ये समझना कि वैज्ञानिक अनजान डीएनए के रहस्यों को कैसे सुलझाते हैं। तो ठीक है, आइए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। देखा जाए तो ब्लास्ट असल में जीव विज्ञान के लिए बिल्कुल एक सर्च इंजन की तरह काम करता है। बिल्कुल। लेकिन ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ कोई साधारण सर्च इंजन नहीं है। अच्छा। हाँ, 1990 के दशक की शुरुआत में स्टीफन अल्शूल और उनके साथियों ने इसे विकसित किया था। ये प्रजातियों के विकास और जेनेटिक्स को समझने का एक बेहद शक्तिशाली साधन है। तो मतलब ब्लास्ट से पहले लोग क्या करते थे? ब्लास्ट से पहले के दौर में अनुक्रमों की तुलना करना बहुत ही धीमा काम हुआ करता था। वैज्ञानिक अक्सर फास्टा जैसे उपकरणों का उपयोग करते थे या उससे भी पहले तो मैनुअली रूप से काम करते थे। बाप रे, मैनुअली रूप से? उसमें तो बहुत समय लगता होगा। बिल्कुल। पुराने तरीके सटीक तो थे, लेकिन वे इतने धीमे थे कि विशाल डेटाबेस को खंगालने में महीनों लग जाते थे। लेकिन फिर ब्लास्ट ने एक ह्यूरिस्टिक दृष्टिकोण अपनाया। ह्यूरिस्टिक मतलब थोड़ा आसान भाषा में कहें तो? मतलब ये बहुत तेजी से डेटाबेस को खंगाल सकता है। ये सचमुच आधुनिक बायोइन्फॉर्मेटिक्स की रीढ़ है। तो ये पूरी प्रक्रिया वास्तव में काम कैसे करती है? मान लीजिए किसी वैज्ञानिक को एक अनजान डीएनए या प्रोटीन का टुकड़ा मिलता है। हाँ, वो उसे लेकर NCBI यानी नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन की वेबसाइट पर जाता है। वहाँ एक खाली बॉक्स होता है जिसमें वो उस अनजान अनुक्रम को डाल देता है, जिसे हम क्वेरी सीक्वेंस कहते हैं। बिल्कुल, क्वेरी सीक्वेंस। इसे और आसानी से समझने के लिए हमारे स्रोतों में एक बहुत ही शानदार उदाहरण दिया गया है। एक विशाल लाइब्रेरी का उदाहरण। हाँ, वो एनालॉजी बहुत सटीक है। मान लीजिए किसी शोधकर्ता को बायो इन्फॉर्मेटिक्स की एक विशेष किताब चाहिए। तो क्या वो पूरी लाइब्रेरी के हर एक कोने में जाकर हर एक किताब का कवर चेक करेगा? नहीं, वो तो पूरी तरह से अतार्किक होगा, मतलब समय की बर्बादी। एकदम सही। एक व्यवस्थित तरीके में सबसे पहले उच्च शिक्षा या हायर स्टडीज के सेक्शन में जाया जाएगा। बिल्कुल। फिर वहां से जीवन विज्ञान यानी लाइफ साइंसेस के हिस्से में, उसके अंदर ज़ूलॉजी या बॉटनी को छोड़कर सीधे बायोइन्फॉर्मेटिक्स के शेल्फ पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। और अंत में ये देखा जाएगा कि वो किताब किसी भारतीय लेखक की है या विदेशी लेखक की है ना। इस तरह खोज बहुत ही कम समय में पूरी हो जाएगी। अगर हम इसे बड़े पैमाने पर देखें तो यही वो व्यवस्थित दृष्टिकोण है जिसे कंप्यूटर की भाषा में एल्गोरिदम कहा जाता है। अच्छा, तो ब्लास्ट भी एक एल्गोरिदम है? हाँ। कंप्यूटर केवल बाइनरी भाषा समझता है, 0 और 1। उसे एक स्पष्ट और चरण दर चरण निर्देश की आवश्यकता होती है। जब हम ब्लास्ट के महत्व की बात करते हैं तो ये लाइब्रेरी वाला एल्गोरिदम केवल किताबें खोजने तक सीमित नहीं रहता। तो इसके और क्या उपयोग है?
इसके अनुप्रयोग बहुत गहरे हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में इसका उपयोग कैंसर जैसी बीमारियों में म्यूटेशन को खोजने के लिए किया जाता है। अरे वाह, कैंसर रिसर्च में भी? बिल्कुल। कृषि के क्षेत्र में वैज्ञानिक इसका उपयोग सूखा प्रतिरोधी फसलें या आनुवंशिक रूप से संशोधित जीव यानी जीएमओ बनाने के लिए करते हैं, ताकि उन विशिष्ट जीनों की पहचान की जा सके जो बेहतर उपज दे सकते हैं। ये तो बहुत ही काम की चीज है। और विकासवादी जीव विज्ञान में ये हमें ये समझने में मदद करता है कि विभिन्न प्रजातियां एक दूसरे से कैसे जुड़ी हैं। ये एक ही एल्गोरिदम है जो जीवन के इन सभी अलग अलग पहलुओं को समझने में हमारी मदद कर रहा है। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि ब्लास्ट वास्तव में इस तुलना को शुरू कैसे करता है, वो तरीका बड़ा ही अनोखा है। हाँ, उसका पहला कदम ही सबसे अलग है। मैंने पढ़ा कि जब कोई क्वेरी डाली जाती है तो एल्गोरिदम सबसे पहले उस अनुक्रम को देखता है और जो हिस्से बहुत कम जटिल या लो कॉम्प्लेक्सिटी वाले होते हैं उन्हें हटा देता है। बिल्कुल सही। जैसे यदि किसी प्रोटीन में एक ही अक्षर बार बार आ रहा है, जैसे एल 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 एल, तो ब्लास्ट इसे एक दोहराया जाने वाला पैटर्न मानता है। प्रोटीन के मामले में वो इन अक्षरों को एक्स से बदल देता है, और अगर ये न्यूक्लियोटाइड यानी डीएनए है तो वो इन्हें एन से बदल देता है। हाँ, वो उन्हें मास्क कर देता है। अब यहाँ मुझे एक उलझन होती है। रुकिए, अगर हम डेटा हटा रहे हैं तो क्या हम महत्वपूर्ण जानकारी नहीं खो रहे हैं? मतलब क्या ये एक तरह की बेईमानी नहीं है? जो डीएनए जैसा है उसे बिल्कुल वैसा ही क्यों नहीं खोजा जाता? ये बहुत ही स्वाभाविक सा सवाल है, और पहली नजर में ये सच में डेटा छिपाने जैसा लग सकता है ना? मुझे भी ऐसा ही लगा। लेकिन इसे बेईमानी नहीं कहा जा सकता। वास्तव में ये जानकारी का नुकसान नहीं, बल्कि शोर यानी नॉइज को कम करना है। शोर को कम करना। हाँ, जीव विज्ञान में कई अनुक्रम ऐसे होते हैं जो बार बार दोहराए जाते हैं, लेकिन उनका कोई विशेष विकासवादी या कार्यात्मक महत्व नहीं होता। अच्छा, मतलब उनका कोई खास काम नहीं होता। बिल्कुल। अगर ब्लास्ट इन दोहराए जाने वाले अनुक्रमों को खोजना शुरू कर दे तो उसे डेटाबेस में करोड़ों फालतू और अर्थहीन मिलान मिल जाएंगे। ओह, तो उससे सिस्टम हैंग हो जाएगा या धीमा हो जाएगा। वो एकदम सही। इससे खोज की प्रक्रिया भटक जाएगी। इसलिए ब्लास्ट पहले ही इस शोर को एक्स या एन में बदलकर दरकिनार कर देता है। इसके बाद असल काम शुरू होता है, जहां ब्लास्ट एक वर्ड लिस्ट या शब्दों की सूची बनाता है। शब्दों की सूची? हाँ। न्यूक्लियोटाइड यानी डीएनए के लिए वो 11 अक्षरों का एक शब्द बनाता है, और प्रोटीन के लिए यह शब्द 3 अक्षरों का होता है। यहाँ 11 और 3 अक्षरों के छोटे छोटे टुकड़े बनाकर उन्हें पूरे डेटाबेस में खोजना बहुत तार्किक लगता है। लेकिन यहाँ एक और सवाल उठता है। पूछिए। डीएनए के लिए 11 अक्षर और प्रोटीन के लिए सिर्फ 3 अक्षरों का ही शब्द क्यों? मतलब ये अंतर क्यों रखा गया है? ये एक बहुत ही शानदार तकनीकी पहलू है। इसके पीछे पूरा जैविक तर्क छिपा है। जैसा कि हम जानते हैं, डीएनए में 3 न्यूक्लियोटाइड मिलकर एक कोडोन बनाते हैं। हाँ। जो प्रोटीन के एक अमीनो एसिड का निर्माण करता है। इसका सीधा सा मतलब है कि प्रोटीन का सिर्फ एक अक्षर यानी अमीनो एसिड डीएनए के 3 अक्षरों की जानकारी समेटे हुए हैं। अच्छा, तो प्रोटीन ज्यादा सघन है। बिल्कुल। इसलिए प्रोटीन के लिए 3 अक्षरों का शब्द पर्याप्त रूप से जटिल होता है। ये डीएनए के 9 अक्षरों के बराबर की जानकारी रखता है। समझ गई। दूसरी ओर, चूंकि डीएनए में केवल 4 ही प्रकार के अक्षर होते हैं, ए, टी, सी, जी, अगर वहां सिर्फ 3 या 4 अक्षरों का शब्द बनाया जाए तो वो डेटाबेस में हर जगह तुक्के से मिल जाएगा। हाँ, क्योंकि ऑप्शन ही 4 है। सही कहा। 11 अक्षरों का शब्द बनाने से वह एक सांख्यिकी रूप से महत्वपूर्ण लंबाई बन जाता है, जिससे तुक्के वाले मिलान कम हो जाते हैं। अरे वाह, ये तो पूरी तरह से बायोलॉजिकल कोडिंग पर आधारित है। लेकिन जब ये 11 या 3 अक्षरों का शब्द डेटाबेस में खोजा जाता है तो ब्लास्ट ये कैसे तय करता है कि कोई टुकड़ा सही है या नहीं? ये सिर्फ मिलान ढूंढने से नहीं होता। तो इसके लिए तो कोई नंबरिंग या स्कोरिंग सिस्टम होना चाहिए। क्या ये सिर्फ मैच या नो मैच का साधारण सा खेल है? बिल्कुल नहीं, ये इतना साधारण नहीं है। और यहीं पर स्कोरिंग मैट्रिक्स की अहम भूमिका आती है। प्रोटीन के मामले में ब्लोसम 62 यानी BLOSUM 62 जैसे मैट्रिक्स का उपयोग किया जाता है। ब्लॉसम 62 ये क्या करता है? यहाँ ये समझना जरूरी है कि हर मिलान या बेमेल को समान रूप से नहीं आंका जाता।
अगर डेटाबेस का कोई शब्द क्वेरी के शब्द से पूरी तरह मेल खाता है तो उसे एक उच्च स्कोर दिया जाता है। ठीक है, ये तो समझ में आता है। लेकिन अगर कोई बेमेल या मिसमैच होता है तो स्कोरिंग मैट्रिक्स ये देखता है कि वो बेमेल कैसा है। मान लीजिए एक अमीनो एसिड की जगह दूसरा अमीनो एसिड आ गया है, लेकिन दोनों के रासायनिक गुण समान हैं। जैसे दोनों पानी से दूर रहने वाले हों, हाइड्रोफोबिक। बिल्कुल। तो पेनल्टी यानी नकारात्मक अंक बहुत कम होंगे, क्योंकि प्रकृति में ऐसे छोटे बदलाव आम हैं और इनसे प्रोटीन का काम नहीं रुकता। लेकिन अगर रासायनिक गुण बिल्कुल अलग हैं तो भारी पेनल्टी दी जाएगी। अच्छा, तो ये देखा जाता है कि म्यूटेशन या बदलाव कितना स्वीकार्य है। एकदम सही। लेकिन डेटाबेस तो बहुत विशाल है, हर छोटे-मोटे मिलान को तो स्वीकार नहीं किया जा सकता ना? बिल्कुल। इसके लिए एक थ्रेशहोल्ड वैल्यू या टी वैल्यू तय की जाती है। यदि मिलान का स्कोर इस टी वैल्यू के बराबर या उससे अधिक है, तभी उसे एक हिट माना जाता है। और अगर स्कोर कम हो तो? अगर स्कोर कम है तो उस मिलान को वहीं खारिज कर दिया जाता है। तो ये कुछ ऐसा है जैसे हम एक बहुत मोटी किताब में एक विशिष्ट मुहावरा या हिट ढूंढ रहे हैं, और जब वो 3 शब्दों का मुहावरा मिल जाता है तो हम उस वाक्य के बाईं और दाईं ओर पढ़ना शुरू करते हैं ताकि देख सकें कि पूरा पैराग्राफ भी मेल खाता है या नहीं। क्या मेरी एनालॉजी सही है? ये बहुत ही सटीक उदाहरण है। तकनीकी भाषा में जब वो मुहावरा या हिट मिल जाता है तो ब्लास्ट उस मिलान को बाईं और दाईं ओर फैलाना या एक्सटेंड करना शुरू करता है। मतलब वो अगल-बगल के अक्षरों को भी मिलाता है? हाँ, इस पूरी विस्तारित संरचना को हाई स्कोरिंग सेगमेंट पेयर या HSP कहा जाता है। HSP, ठीक है। एल्गोरिदम तब तक बाईं और दाईं ओर बढ़ता रहता है जब तक कि मिलान का कुल स्कोर गिरना शुरू ना हो जाए। स्कोर गिरने का मतलब कि अब मिसमैच ज्यादा हो रहे हैं। बिल्कुल। जैसे ही स्कोर कम होने लगता है, ब्लास्ट वहीं रुक जाता है और उस हिस्से को एक परिणाम के रूप में सहेज लेता है। तो इस सब का आखिर मतलब क्या है? जब ये सारी जटिल गणितीय प्रक्रिया और एल्गोरिदम अपना काम पूरा कर लेते हैं तो स्क्रीन पर जो परिणाम आते हैं उन्हें कैसे समझा जाए? परिणामों को समझना ही एक शोधकर्ता के लिए सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। स्रोत सामग्री बताती है कि स्क्रीन पर कई अलग-अलग टैब खुलते हैं, जैसे डिस्क्रिप्शन, ग्राफिक समरी और अलाइनमेंट। इन टेबल्स में क्वेरी कवरेज, परसेंट आइडेंटिटी और एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द ई वैल्यू दिखाई देता है। हाँ, परसेंट आइडेंटिटी को समझना सबसे आसान है। अगर ये 100% है तो इसका मतलब है कि जो अनुक्रम डाला गया था वो डेटाबेस के अनुक्रम से बिल्कुल अक्षर दर अक्षर मेल खाता है। और क्वेरी कवरेज? क्वेरी कवरेज ये बताता है कि अनुक्रम का कितना प्रतिशत हिस्सा डेटाबेस के उस अनुक्रम से जुड़ पाया है। लेकिन विज्ञान के नजरिए से जो सबसे महत्वपूर्ण आंकड़ा है वो है ई वैल्यू या एक्सपेक्ट वैल्यू। ई वैल्यू ये क्या होता है? ये सांख्यिकी महत्व को दर्शाता है। सरल भाषा में कहें तो ई वैल्यू ये बताती है कि इतने बड़े डेटाबेस में केवल संयोग या तुक्के से ऐसे कितने परिणाम मिल सकते हैं। मतलब अगर किसी परिणाम की ई वैल्यू 10 है तो इसका अर्थ है कि समान आकार के डेटाबेस में केवल संयोगवश ऐसे 10 परिणाम मिल सकते हैं। बिल्कुल सही। और विज्ञान में तुक्के पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इसलिए एक विश्वसनीय परिणाम के लिए ई वैल्यू का कम से कम होना बहुत जरूरी है, आदर्श रूप से 0 या 0 के बहुत करीब। अच्छा, तो ई वैल्यू जितनी कम होगी परिणाम उतना ही अच्छा होगा? हाँ, ई वैल्यू जितनी कम होगी ये उतना ही आश्वस्त करता है कि मिलान वास्तविक है और कोई संयोग नहीं। इसके अलावा परिणामों में रॉ स्कोर और बिट स्कोर भी होते हैं। ये दोनों क्या है? रॉ स्कोर तो बस वो साधारण जोड़ है जो स्कोरिंग मैट्रिक्स से मिलता है, लेकिन समस्या ये है कि अलग-अलग स्कोरिंग सिस्टम में रॉ स्कोर की तुलना नहीं की जा सकती। इसलिए इसे एक मानकीकृत रूप दिया जाता है जिसे बिट स्कोर कहते हैं। तो क्या ये किसी प्रतियोगी परीक्षा के अंकों की तरह है? मतलब मान लीजिए किसी छात्र को गणित की परीक्षा में 100 में से 80 अंक मिले, जो उसका रॉ स्कोर है। लेकिन अगर हमें ये देखना है कि वो पूरे राज्य के छात्रों की तुलना में कहाँ खड़ा है, तो हम उसका परसेंटाइल देखते हैं। परसेंटाइल से ये फर्क नहीं पड़ता कि परीक्षा कितनी कठिन थी। क्या बिट स्कोर भी उसी तरह एक स्टैंडर्ड पैमाना है? ये एक बेहतरीन एनालॉजी है। हाँ, बिट स्कोर बिल्कुल इसी तरह काम करता है। ये सांख्यिकी रूप से मानकीकृत होता है, जिससे अलग-अलग डेटाबेस के परिणामों की सीधे तौर पर तुलना की जा सकती है। बिट स्कोर जितना अधिक होगा, मिलान उतना ही बेहतर माना जाएगा। इसे समझने के बाद परिणामों को देखना और भी रोचक हो जाता है।
हमारे स्रोत में खासकर संकेत बापट के ट्यूटोरियल में P53 यानी P53 का एक बहुत ही व्यवहारिक और शानदार उदाहरण दिया गया है। हाँ, P53 जीव विज्ञान में बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। P53 होमो सेपियंस यानी इंसानों में एक बहुत ही महत्वपूर्ण ट्यूमर सप्रेसर जीन है। इसे जीनोम का रक्षक भी कहा जाता है क्योंकि ये कैंसर को रोकने में मदद करता है। सही कहा। जब P53 प्रोटीन के अनुक्रम को ब्लास्ट में डाला गया तो ग्राफिक समरी में बहुत सारे रंगीन रेखाएं दिखाई दी और अलाइनमेंट टैब में क्वेरी अनुक्रम और डेटाबेस अनुक्रम को एक के ऊपर एक रखा गया था। और ये विजुअल तरीका बहुत कुछ साफ कर देता है। हाँ, अगर दोनों अनुक्रमों के बीच एक वर्टिकल लाइन है तो इसका मतलब है कि वे बिल्कुल मेल खाते हैं, लेकिन अगर वहां कोई वर्टिकल लाइन नहीं है तो मतलब वहां म्यूटेशन या अंतर है। और वहां एक और खास निशान होता है। हाँ, सबसे दिलचस्प बात, अगर वहां कोई डैश का निशान है तो इसका मतलब है कि अनुक्रम में गैप है, यानी विकास के लाखों सालों के दौरान वहां से कोई हिस्सा गायब हो गया है या कोई नया हिस्सा जुड़ गया है। एकदम सही। और इसी सटीक जानकारी का उपयोग करके जीव विज्ञानी फाइलोजेनेटिक ट्री या विकासवादी पेड़ का निर्माण करते हैं। विकासवादी पेड़? हाँ, ये पेड़ एक विजुअल तरीका है ये देखने का कि विभिन्न जीव एक दूसरे से कितने करीब या दूर हैं। मान लीजिए इंसानों का P53 जीन चूहों के P53 जीन से 80% मेल खाता है। अच्छा। लेकिन किसी मछली के जीन से केवल 50%। तो फाइलोजेनेटिक ट्री में इंसान और चूहे की शाखाएं एक दूसरे के बेहद करीब दिखाई देंगी, जबकि मछली की शाखा बहुत दूर होगी। अरे वाह! इस तरह ब्लास्ट केवल सूखा डेटा नहीं देता, बल्कि वो पृथ्वी पर जीवन के विकास की पूरी कहानी सुनाता है। ये सब तो ठीक है, लेकिन एक बात सोचकर थोड़ी हैरानी होती है। क्या? जीव विज्ञान में डीएनए है और प्रोटीन भी है, तो क्या एक ही ब्लास्ट टूल इन दोनों पर काम कर लेता है या इसके अलग-अलग वर्जन है? क्योंकि स्रोत सामग्री में न्यूक्लियोटाइड ब्लास्ट और प्रोटीन ब्लास्ट के अलग-अलग होने का जिक्र था। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि विज्ञान में एक ही आकार सबको फिट आए ऐसा नहीं होता। अलग अलग तरह के शोध के लिए ब्लास्ट के कई अलग अलग फ्लेवर या वेरिएंट्स मौजूद हैं। अच्छा, अलग अलग काम के लिए अलग टूल। हाँ, अगर न्यूक्लियोटाइड की तुलना सीधे न्यूक्लियोटाइड से करनी है तो ब्लास्ट एन यानी ब्लास्ट एन का उपयोग किया जाता है। अगर प्रोटीन की तुलना प्रोटीन से करनी है तो ब्लास्ट पी है। और अगर किसी के पास सिर्फ एक अनजान डीएनए अनुक्रम है और ये नहीं पता कि वो भविष्य में कौन सा प्रोटीन बनाएगा, तब क्या किया जाए? उस विशिष्ट स्थिति के लिए ब्लास्ट एक्स टूल है। ब्लास्ट एक्स, ये कैसे काम करता है? यह टूल न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम को लेता है और उसे सभी 6 संभावित रीडिंग फ्रेम्स में प्रोटीन में अनुवादित करता है। 6 रीडिंग फ्रेम्स? हाँ, चूंकि डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है और कोडॉन 3 अक्षरों के होते हैं, इसलिए इसे दोनों दिशाओं में 3-3 के फ्रेम में पढ़ा जा सकता है, जिससे कुल 6 संभावनाएं बनती हैं। ओह, ये तो बहुत स्मार्ट है। बिल्कुल। ब्लास्ट एक्स इन सभी 6 संभावनाओं को प्रोटीन डेटाबेस से टकरा कर देखता है। इसी तरह T-BLAST-N और T-BLAST-X भी हैं, जो और अधिक जटिल तुलना करते हैं। और वो जो एक मेगा ब्लास्ट था? अगर बहुत लंबे अनुक्रम हैं जो एक दूसरे से काफी मिलते जुलते हैं, तो उसके लिए मेगा ब्लास्ट है, जो अति तीव्र गति से काम करता है। स्रोत सामग्री में PSI ब्लास्ट का भी उल्लेख किया गया था। वो किस विशेष काम के लिए है? PSI ब्लास्ट का उपयोग तब किया जाता है जब एक ही प्रोटीन परिवार के ऐसे सदस्यों को खोजना हो जो विकास के क्रम में एक दूसरे से बहुत दूर हो चुके हैं, मतलब डिस्टेंटली रिलेटेड। अच्छा, जो दूर के रिश्तेदार हों। हाँ, ये एक बार खोज करने के बाद रुकता नहीं है, बल्कि परिणामों के आधार पर एक नया प्रोफाइल बनाता है और फिर से खोज करता है। ये बार बार खोज करता है और हर बार अपने खोज पैटर्न को और अधिक परिष्कृत करता है। मतलब ये खुद ही सीखता जाता है एक तरह से। हाँ, इसके अलावा फास्टा नामक एक अन्य टूल का भी संक्षेप में उल्लेख किया गया है, जो ब्लास्ट के आने से पहले बहुत लोकप्रिय था। हाँ, आपने शुरुआत में बताया था। फास्टा आज भी कुछ बहुत विशिष्ट कार्यों के लिए उपयोग किया जाता है, लेकिन गति के मामले में ब्लास्ट ही आज का मानक है। गति की बात करें तो इतनी जल्दी इतने विशाल ग्लोबल डेटाबेस में खोजना कोई छोटी बात नहीं है, लेकिन क्या इस गति की कोई कीमत चुकानी पड़ती है? मेरा मतलब है, क्या इस शक्तिशाली टूल की कुछ कमियां या सीमाएं भी हैं?
हाँ, बिल्कुल सीमाएं हैं। जैसा कि हमने शुरुआत में चर्चा की थी, ब्लास्ट एक ह्यूरिस्टिक या अनुमानी दृष्टिकोण का उपयोग करता है। मतलब वो शॉर्टकट लेता है। इसका सीधा मतलब यही है, ये एक अनुमान लगाता है कि सबसे अच्छे परिणाम कहाँ मिल सकते हैं। ये पूरी तरह से गणितीय रूप से हर एक संभावना को नहीं जांचता, क्योंकि ऐसा करने में आज के सबसे तेज सुपर कंप्यूटरों को भी सालों लग जाएंगे। तो इस शॉर्टकट का नुकसान क्या है? इस शॉर्टकट की कीमत ये है कि कभी-कभी, हालांकि ऐसा बहुत कम होता है, ब्लास्ट कुछ महत्वपूर्ण लेकिन सांख्यिकीय रूप से कमजोर मिलानों को छोड़ सकता है, विशेष रूप से उन अनुक्रमों में जहां जटिलता कम हो। अच्छा, ये तो एक बात हुई। और कोई सीमा? दूसरी सबसे बड़ी सीमा ये है कि ब्लास्ट केवल उतना ही अच्छा है जितना कि वो डेटाबेस जिसमें वो खोज कर रहा है। मतलब अगर डेटा ही नहीं है तो वो ढूंढेगा क्या? बिल्कुल। अगर एनसीबीआई के डेटाबेस में किसी नई या दुर्लभ प्रजाति का डेटा डाला ही नहीं गया है, तो ब्लास्ट कभी भी उसका सही मिलान नहीं खोज पाएगा। ये ठीक उस लाइब्रेरी की तरह है जहां अगर कोई किताब कभी खरीदी ही नहीं गई है, तो दुनिया का सबसे अच्छा लाइब्रेरियन भी उसे ढूंढ के नहीं ला सकता। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जो ध्यान रखने योग्य है। तो अगर इस पूरी विस्तृत चर्चा को समेटा जाए तो ये स्पष्ट है कि ब्लास्ट ने जीव विज्ञान की दुनिया में कितनी बड़ी क्रांति ला दी है ना? इसमें कोई शक नहीं है। जो काम यानी डीएनए और प्रोटीन का सटीक मिलान पहले शोधकर्ताओं के महीनों या शायद सालों का समय ले लेता था, वो अब इस टूल की मदद से कुछ ही सेकंड या मिनटों का काम बन गया। हाँ, समय की बहुत बड़ी बचत हुई है। एक अनजान जैविक चाबी को लेने से लेकर उस सही ताले को खोजने तक की इस यात्रा ने आधुनिक विज्ञान, चिकित्सा, नई दवाओं की खोज और पृथ्वी पर हमारी अपनी विकासावधि कहानी को समझने की गति को हमेशा के लिए बदल दिया है। सच में बायोलॉजी को डेटा साइंस के साथ जोड़कर एक नया ही रूप मिल गया है। बिल्कुल सही। और जैसे जैसे ये गहरी चर्चा अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच रही है, मैं एक विचार सामने रखना चाहूंगा। हाँ, बिल्कुल, बताइए। देखिए, दुनिया भर की कंप्यूटिंग शक्ति हर दिन तेजी से बढ़ रही है और ये जैविक डेटाबेस असीम रूप से बड़े होते जा रहे हैं। याद है हमने शुरुआत में शोर और बेमेल अनुक्रमों को हटाने की बात की थी? हाँ, जहाँ एल्गोरिथम कम जटिलता वाले हिस्सों को X या N से बदल देता है ताकि खोज भटके नहीं। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या भविष्य में ऐसा समय आएगा जब हमारी तकनीक इतनी उन्नत और शक्तिशाली हो जाएगी कि हमें इस शोर को फिल्टर करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी? ओह, मतलब हम उस शोर को भी पढ़ पाएंगे? बिल्कुल। और जब उस अछूते नजरअंदाज किए गए शोर के भीतर खोजना शुरू किया जाएगा, तो क्या यह संभव है कि उसी शोर में किसी पूरी तरह से नई और अनजान जीवन प्रणाली, यानी किसी एलियन या पूरी तरह से नए जीवन के संकेत मिल जाएं? बाप रे, ये तो क्या हमारे ही डीएनए का वो रहस्यमय हिस्सा जो आज डेटाबेस में किसी भी ज्ञात चीज से मेल नहीं खाता और जिसे बेकार समझकर छोड़ दिया जाता है, वो कल के विज्ञान का सबसे बड़ा रहस्योद्घाटन बन सकता है? सच में? शायद जिस चाबी को आज किसी ज्ञात ताले में लगाने की कोशिश की जा रही हो, वो किसी ऐसे दरवाजे की हो जिसका अस्तित्व ही अभी तक अज्ञात है। ये एक बहुत ही गहरा और विचारोत्तेजक सवाल है। जिस शोर को अब तक नजरअंदाज किया जाता रहा है, शायद भविष्य के सबसे बड़े रहस्य उसी में छिपे हों। विज्ञान की इस अद्भुत दुनिया में इस गहरी चर्चा का हिस्सा बनने के लिए धन्यवाद। अगली बार फिर किसी नए विषय के साथ मिलेंगे।